कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जो इकोनॉमिक्स के करंट इवेंट को वो प्रदर्शित करता है। और ये एक ऐसा विषय है जो है तो ये इकोनॉमिक्स का विषय, लेकिन इसको बिहार में या बिहार जैसे कई पिछड़े राज्यों में इसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। और बिहार तो इसके लिए बिहार विधानसभा और कई अभियान, हस्ताक्षर अभियान चले हैं इसके लिए। राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास ऐसे डिमांड रखा है कई पॉलिटिकल पार्टी ने। सारे राजनीतिक दल इस डिमांड को माने हैं। तो आखिर ये कैसा विषय है जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, मेंस को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे लिए उपयोगी है, इसकी एक एक पहलू पर हम लोग नज़र डालेंगे। कैसे इस एक स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मिला, 21 समिति के सिफारिश पे मिला, किन किन राज्यों को मिला, कब मिलना प्रारंभ हुआ, किस वर्ष किन किन राज्यों को मिला, बिहार इसके लिए योग्य है कि नहीं है, कि केवल एक पॉलिटिकल डिमांड है, इसके लाभ क्या हैं, हर एक बात को सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे। और यही विषय मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है, जीएस में, कि भाई विशेष दर्जा की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ऐसी व्याख्या करें कि कैसे बीमारू राज्य इससे उबर सकता है। बिहार जो है बीमारू राज्य में सबसे पहला राज्य के ऊपर में है। बिहार जो है, जो भी केंद्र सरकार का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हम लोग नीचे से फर्स्ट हैं। तो कैसे उस इंडेक्स को हम पार पाएं, इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले जो स्पेशल स्टेट का जो मुद्दा है, यह जो प्रमुख बात है, क्यों हमको चाहिए, क्या इसका सबसे मुख्य बेनिफिट है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा बात है इसमें अनुदान। ये सबसे मुख्य मुद्दा है इसका, कि इसमें अनुदान की जो राशि है वो 90% मिलता है। और ये अनुदान क्या है, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म ऐसा है, इसमें छुपा हुआ है, ये सब्सिडी जो है इसमें एक टर्म छुपा हुआ है, दान। यानी ये केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को एक दान है, यानी जो इसको रिटर्न नहीं करना है, इसको लौटाना नहीं है, केवल इसका ऑडिट होगा। और ऑडिट किसके द्वारा होगा? तो ये जो ऑडिट होगा वो कैग के द्वारा होगा, CAG, कैग के द्वारा होगा। ये कैग इसका ऑडिट करेगा कि जो पैसा आया है वो पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी का एक बड़ा मुद्दा है ये, कि देखिए स्पेशल स्टेट के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा विशेष तौर पर फाइनेंशियल एड दिया जाता है। कितना एड दिया जाता है? तो 90%। और लोन के रूप में कितना दिया जाता है? तो 10%। यानी जिस राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है उसे 90% जो धन है, धन की जो राशि है वो अनुदान है, उसको लौटाना नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट। और लौटाने वाला धन कितना है? तो मात्र 10% है। अब ऐसे बेनिफिट के लिए सरकार लालायित रहती है और हर एक राज्य चाहता है कि हमको अनुदान की मात्रा ज्यादा मिले, ऋण की मात्रा कम मिले, यानी लौटाना कम पड़े। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई बाकी राज्यों का क्या सीन है? जो स्पेशल स्टेट दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है उसको भी सरकार की ओर से फाइनेंशियल एड आता है। तो वहां जो फाइनेंशियल एड आता है उसका रेशियो अलग अलग है। कि कई जगह जो ऋण है वो 70% है और अनुदान जो है वो 30% है। ये और भी डिफरेंट हो सकता है। ये डिफरेंसेज 60:40 वाला भी हो सकता है, कि 60% ऋण हो और 40% डिफरेंट हो। ये हर एक योजना परियोजना को ध्यान में रखते हुए अलग अलग होता है कि कैसी योजना है, केंद्र सरकार कैसा प्लान लेके आ रही है। केंद्र सरकार तो कुछ ऐसा भी प्लान लेके आई है कि अत्यंत पिछड़े जिलों के ध्यान में रख के वो काम करती है, क्योंकि जब तक कोई भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहेगा भारत विकसित देश नहीं कहलाएगा। गुजरात कितना भी आगे बढ़ जाए, महाराष्ट्र कितना भी आगे बढ़ जाए, तमिलनाडु कितना भी तेजी से आगे बढ़ जाए, कर्नाटक आगे बढ़ जाए, अगर बिहार पिछड़ा रहेगा, पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ रहेगा, झारखंड पिछड़ता चला जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ रहेगा, तो भारत विकसित देश नहीं कहला सकता है।
विकसित देश कहलाने के लिए भारत के प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक नागरिक को हमको उसकी आय की उच्चतम ऊंचाई तक ले जाना होगा। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि आखिर ये प्रारंभ कब हुआ। देखिए, ये 5वें वित्त आयोग 1969 में जो इसका प्रारंभ होता है, इसका बैकग्राउंड जो है कि महावीर त्यागी, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है महावीर त्यागी, एक समिति बनाते हैं। उस समिति का क्या नाम रखते हैं? नाम है उनका DR गाडगिल। यानी स्पेशल कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ है वो DR गाडगिल समिति या DR गाडगिल फॉर्मूला। ये PCS, UPSC, BPSC कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि किस फॉर्मूला पर स्पेशल स्टेट को दिया जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला है? वो नाम है DR गाडगिल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के आधार पर, यानी इसी में फॉर्मूला तय किया गया है जिससे स्पेशल स्टेट के दर्जा दिए जाते हैं। यही पहला फॉर्मूला था। और कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ देता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में कॉन्सेप्ट आया। आप पूछे हुए क्वेश्चन बैंक उलट के देखेंगे, उसमें पूछा हुआ है कि स्पेशल स्टेट दर्जा जो प्रारंभ हुआ है वो किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। तो किस पंचवर्षीय योजना से? चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेके 1974 तक का उसका जो कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, आगे देखिए कि स्पेशल स्टेट को जो दिया जा रहा है वो किस लिए दिया गया था। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था, पिछड़ापन था। क्योंकि ऐसा नहीं कि गुजरात जो है वो 20 सालों में प्रगति कर लिया है, महाराष्ट्र जो है इन 20 साल 10 सालों में प्रगति कर लिया है, वो पहले से ही संपन्न थे। इस 10 सालों में, इन 2 दशकों में, इन 3 दशकों में उनकी प्रगति तेज गति से हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई ये जो क्षेत्रीय संतुलन है, ये जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको दूर करने के लिए ये स्पेशल स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये क्षेत्रीय संतुलन को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। तो ये क्या है क्षेत्रीय असंतुलन? पहले उसको एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। यानी जिस राज्य का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है या सबसे कम है, ऐसे राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना चाहिए। छात्रों, आप इसको अपने राज्य से भी इसका तालमेल बिठाते चलना है। अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो आप जोड़िए इसको कि हमारे राज्य का पर व्यक्ति जो कैपिटा इनकम है वो क्या है, कितना है। ये सरकार निकालती है, प्रत्येक साल निकालती है। दूसरा क्या है? निर्धनता रेखा की जो नीचे जनसंख्या है। अभी कुछ दिन पहले बिहार का डाटा आया है कि भाई 50% से ऊपर जो है बिहार की निर्धनता रेखा से नीचे यहाँ जनता गुजर बसर करती है। ये तो कोरोना दिखाया है ना, कोरोना एक आईना दिखाया है कि 80 करोड़ लोगों को PDF यानी जन वितरण प्रणाली, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कोटा बोलते हैं, वहां से अनाज की आपूर्ति हुई है। यानी सारे ये BPL लोग हैं। तीसरा क्या कहता है? विद्युतीकरण। इसमें वर्तमान समय में हम लोग बहुत प्रगति किए हैं, लेकिन ये रखा गया था इम्बैलेंस में कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव, ऐसे जिले जहां अगर विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो उसको भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा। चौथा, प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन। यानी हमारे यहां बोलते हैं ना कि भाई भारत कैसा राज्य है, तो बोलते हैं कृषि प्रधान है। यानी यहां मैक्सिमम जनसंख्या जो है कृषि या उससे रिलेटेड उद्योग में लगे हुए हैं, रिलेटेड कुटीर उद्योग लगे हुए हैं। तो ऐसा प्रति व्यक्ति अगर बहुत कम हो रहा है तो हम ज्यादा अनाज उत्पादन करके भी दुनिया में हमारी जो है रैंकिंग कम हो जा रही है। और तीसरा, शहरीकरण। वर्ष 2011 के हिसाब से जो जनगणना है, अभी 2022 में हम लोग चल रहे हैं, 2021 में जनगणना होना था, ये कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया। तो जो वास्तविक सरकारी जो जनगणना है, शहरी जनगणना, वो हम लोग 2011 से ही देखेंगे। वो क्या है? 31.16% ही भारत की शहरी जनसंख्या है। और आज जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें विकास का एक आधार माना गया है शहरीकरण को। और बिहार का तो और बुरा हाल है,
मात्र 11% के आसपास जो जनसंख्या है वो शहरीकरण है। तो ये शहरीकरण एक कॉन्सेप्ट हो गया। छठा क्या है? यातायात और संचार, यानी कैसा कम्युनिकेशन है। आज आप देखते हो कि नितिन गडकरी जो हैं बड़ा बड़ा लक्ष्य स्वयं तय करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा भी करते हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र काम करने के लिए बाकी है। बिहार में भी देखते हैं, बिहार की सरकार अपना लक्ष्य खुद तय करती है कि पहले 6 घंटा में बिहार के किसी कोना से राजधानी में 6 घंटा में पहुंचा जा सकता है। फिर 5 घंटा तय हुआ। ये क्या है? कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को किया जा रहा है, सड़क पर बहुत काम हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब सड़कों के जाल बिछाने का अभियान किए तो कहीं ना कहीं विकास की एक शुरुआत थी वो। और संचार, आज जो हम आपसे जुड़ रहे हैं ये संचार के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। आज दुनिया में सबसे अधिक डाटा खपत करने वाला देश भारत बन रहा है। यानी आज डाटा क्या है? एक राइटर का कहना है कि आने वाले समय में व्यक्ति का धर्म जो है वो डाटा ही होगा, सारा कुछ वही डाटा पे रहेगा। आज मैक्सिमम काम हम किस पे कर रहे हैं? स्मार्ट मोबाइल पे कर रहे हैं, और वो स्मार्ट मोबाइल किस पे आधारित है? वो डाटा पे आधारित है। तो कितना डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना डाटा हम खरीदने की कैपेसिटी रख रहे हैं? तो जो नहीं रख रहा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है आज के तारीख में। और 7वां औद्योगिकरण, यानी हम औद्योगिकरण के क्षेत्र में कहाँ है? आज हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री है सैयद शाहनवाज हुसैन, आज इथेनॉल के सेक्टर में, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, ऐसे कई सेक्टर में, खादी मॉल में एक बड़ा काम चल रहा है। कहीं न कहीं इंडस्ट्री में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड पिछड़ गया था। जबकि एक समय था कि पश्चिम बंगाल उद्योग का एक बड़ा केंद्र था। राजनीतिक दुष्टता का शिकार होने के चलते ये क्षेत्र पिछड़ता चला गया। कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ जो है ना, रीढ़ वो उद्योग होता है। और नेक्स्ट, वित्त का अभाव। अगर उद्यमिता करना है, बिजनेस करना है, तो हमारे पास अगर स्किल भी है और पूंजी नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं। आज क्या है? आज जो है रोजगार जो है युवाओं के लिए एक बड़ा समस्या है, और सबको गवर्नमेंट जॉब हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को पूंजी और स्किल ये दोनों उपलब्ध कराएंगे तभी उद्यमिता हो सकता है, तभी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। और अंतिम है राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर। आप देखते हैं कि अगर राजनीतिज्ञ प्रगतिशील होते हैं तो राज प्रगति करता है, अगर राजनीतिज्ञ प्रगतिशील नहीं होते हैं तो राज पिछड़ता चला जाता है। वो राज अंदरूनी राजनीति का शिकार होता है, जिसका शिकार बिहार, ऐसे कई राज्य होते रहे हैं, जिसके चलते वो क्या है, प्रतिभा रहते हुए विकास नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अब हम लोग, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर स्पेशल स्टेट प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं, कैसे स्पेशल स्टेट पाया जाएगा। कैसे मान लो आप बीपीएससी पीटी देंगे तो उसको तय करती है सरकार कि भाई जो ग्रेजुएट होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। 150 क्वेश्चन होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट सरकार निकालती है तो भाई कैटेगरी के हिसाब से कि जनरल का कटअप 105 पे होगा, ईबीसी का कटअप इतना पे होगा, वो लड़कियों का कटअप इतना। तो ऐसे ही मापदंड इसका भी बना है, स्पेशल स्टेट का भी मापदंड। तो वो मापदंड 2 प्रकार का मापदंड है। एक जो मापदंड है वो योजना आयोग के द्वारा, यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया है। इस मापदंड को समझेंगे और जो भी बिहार के विद्यार्थी हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी हैं, इस मापदंड पर अपने राज्य को भी तौलना है। हमको राजनीतिक दलों के अभियान पे नहीं जाना है, उनकी बात पे नहीं जाना है। हमको एक विद्यार्थी के नाते, एक शोधार्थी के नाते, एक जिज्ञासु नागरिक के नाते तौलना है कि क्या बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए क्या। तो हम लोग स्पेशल स्टेट के दर्जा मिलते किसको हैं, उस मापदंड को देखेंगे। देखिए पहला क्या लिख रहा है, हिल और डिफिकल्ट टेरेन, यानी पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्रफल वाला राज्य जिसका मैक्सिमम क्षेत्रफल, यानी उसका जितना क्षेत्रफल है उसका 40%, 50%, 60% कैसा इलाका हो, पहाड़ हो,
या दुर्गम हो, जहां आना जाना कष्टदायक हो। आप स्वयं अपने आप को तौलिए कि बिहार के 38 जिला में से पटना आने के लिए, यानी राजधानी में आने के लिए कहां कितना कष्टदायक है। ऐसा कुछ है क्या? आप स्वयं महसूस कीजिए इसको, आपको स्वयं इसका आंसर उत्तर मिलेगा। दूसरा क्या लिखता है? निम्न जनसंख्या घनत्व अथवा आदिवासी बहुलता। क्या कह रहा है? यानी जनसंख्या घनत्व जिसका निम्न हो, यानी कम हो। और बिहार का देखिए, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, खुद तोलना है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1104 है प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी मानव संसाधन को प्रगति का एक आधार माना गया है कि आप अगर जन संसाधन है, अगर वो स्किल हो जाए, चालाक हो जाए, काम करने वाला हो जाए, तो गरीबी से वो क्या हो सकता है? निपट सकता है। और क्या रखा है इसमें? आदिवासी बहुलता, यानी ऐसे राज्य को मिलेगा जहां आदिवासियों की संख्या अधिक हो। तो लिए बिहार कहां है? बिहार का जो आदिवासी बहुल इलाका था वो बट के झारखंड बन गया। यानी न हम पहले वाले मापदंड में आ पा रहे हैं, न दूसरे वाले मापदंड में आ पा रहे हैं। तीसरा क्या लिख रहा है? निकट पड़ोसी देश के साथ सामरिक स्थिति। निकट पड़ोसी देश यानी अगर आप देखें ऐसे, यानी जो भारत का जो मैप है, यहां ये पाक है, इधर चाइना है, तो ये जो दोनों बॉर्डर वाला इलाका है, इन दोनों बॉर्डर वाले इलाके पे जो जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश, ये सामरिक वाला स्टेट है। यहाँ कहीं ना कहीं तनाव रहता है, तो यहाँ के आसपास के नागरिकों पर सरकार को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हम सतर्क अगर नहीं रहेंगे, तो हमारे आसपास के नागरिकों के साथ क्या करते हैं? वो कभी लालच, कभी दुष्टता, कभी धूर्तता के साथ वो पेश आते हैं। तो ऐसे राज्य को हमारी उनकी आर्थिक प्रगति पर ध्यान रखना है। तो ये कहा गया निकट पड़ोसी देश के साथ सामरिक स्थिति। आपके मन में हो रहा होगा कि बिहार भी तो नेपाल से सटा हुआ राज्य है, तो बिहार और नेपाल का कैसा रिश्ता है? स्वयं सोचिए और बताइए। बिहार और नेपाल का तो रिश्ता जो है पारिवारिक रिश्ता है। इधर की बच्चियों का उधर शादी होता है, उधर के बच्चों का इधर शादी होता है, यानी दोनों के बीच में जो रिश्ता है, वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, आप बाइक उठाएंगे सीधे नेपाल चले जा सकते हैं। यानी यहाँ कोई तनाव वाली स्थिति नहीं है। नेपाल की तो मैक्सिमम जरूरतों को पूरा भारत करता है। यानी ठीक है, थोड़े चीन के प्रभाव में आके वो थोड़े 1-2 साल जो है भारत के साथ उसकी थोड़े व्यवहार बदले थे, लेकिन फिर से वो बदलाव क्या है? फिर से वो भारत की ओर उसका झुकाव हुआ है। और अंतिम क्या है? राज्य का वित्त व्यवस्था जो है, राज्य अपने से अपना बजट बना पाता है कि नहीं, राज्य अपने कर्मचारियों का पेमेंट पेंशन देने की स्थिति में है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति में नहीं है तो ऐसे राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा। तो ये 4 मापदंड बनाए गए, किनके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये केंद्र सरकार भी इस मापदंड को बनाई है। ये योजना आयोग का मापदंड था, केंद्र सरकार का मापदंड देख लीजिए। भौगोलिक अलगाव, यानी कैसे राज्यों को मिलेगा? जो अलगाव वाली स्थिति में है। अलगाव का मतलब यहां इस सेंस में है कि मान लीजिए वो पहाड़ी वाला इलाका, जो अभी योजना आयोग का प्लान देख रहे थे कि पहाड़ वाला इलाका है तो मुख्य भाग से वो कट जा रहा है, तो ये भौगोलिक अलगाव का बात हुआ। दूसरा क्या रखा गया? दुर्गम क्षेत्र, वही जहां आना जाना बहुत कष्टदायक हो। कभी आप कश्मीर गए हो, हिमाचल प्रदेश गए हो, अरुणाचल गए हो, तो वहां एक जिला से दूसरे जिला जाना, गांव से जिला के हेडक्वार्टर जाना बहुत ही कष्टदायक है। तीसरा, अत्यंत कमजोर संसाधन वाले आधार, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बहुत ही कमजोर। और क्या लिखा कि बड़े बाजार से दूरी, यानी जो भारत का जो बड़ा मार्केट है उससे अगर कोई राज्य बहुत दूर है, अच्छा उत्पादन कर भी लेता है, अगर उसको मार्केट नहीं मिलता है तो उसके सामान क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। आज कैसे बिहार सरकार क्या कर रही है? जो टेक्सटाइल नीति लाई है,
लेदर पॉलिसी लाई है, उसमें क्या कहना है सरकार का कि भाई हम एक लैंड लॉक स्टेट है। बिहार कैसा स्टेट है? लैंड लॉक, यानी कोई समुद्र से इसका अटैचमेंट नहीं है। हम बहुत सामान अगर उत्पादन कर भी लेते हैं तो हमको सामान यहां से बाहर भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए कलकत्ता के बंदरगाह का इस्तेमाल करना होगा या मुंबई के बंदरगाह का इस्तेमाल करना होगा। तो बिहार सरकार क्या छूट दी है यहाँ के व्यापारियों को कि भाई हम यहाँ का जो भाड़ा है, यहाँ से सामान पहुंचाने का जो भाड़ा है वो हम दे देंगे, आप आइए यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। तो ये बड़े बाजार से जो भी राज्य दूरी है उसको स्पेशल स्टेट दर्जा देने का कॉन्सेप्ट रखा गया। और चौथा क्या था देखिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर हो, यानी भवन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचा। यानी ये जो 4 मापदंड है, योजना आयोग के मापदंड और केंद्र सरकार के मापदंड, इस पे जो आएंगे उसी को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये निर्णय कौन लेगा कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देना है? तो मान लो होने के बाद भी किसी को तो निर्णय लेना होगा, कुछ अगर देना है तो ये निर्णय क्या लेगा? विशेष राज्य दर्जा देने का निर्णय जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। और इसकी चर्चा कहाँ की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में इसकी चर्चा की जाती है कि भाई किस राज्य को देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये वहाँ निर्णय होता है। अब यहाँ हम लोग आते हैं कि इसके लाभ क्या हैं, जिनको मिल जाता है ये, तो उसके क्या लाभ हैं। पहला लाभ देखिए कि केंद्र से राज्य को दी जाने वाली राशि, यानी जो भी केंद्र से पैसा मिलता है राज्य को, जो धन मिलता है उसके राशि, यानी जो फ्लो है, उसमें फ्लो का सेंस इस सेंस में है कि आप कैसे अस्पताल में देखते होंगे कुछ लोग पेट में मीठा मीठा दर्द है। अभी दर्द तो तीखा होता है लेकिन बोलचाल में हम लोग बोलते हैं मीठा मीठा दर्द है। तो एक उस पेशेंट को दिखाना अस्पताल में, और एक ऐसा पेशेंट है कि कोई सीरियस है, मान लीजिए उसका सर फूट गया है या और भी मान लो कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो अस्पताल में इन दोनों पेशेंट के साथ क्या है, अलग अलग रणनीति पे काम करते हैं कि भाई ये जो मीठा मीठा दर्द वाला है तो इसका इलाज थोड़ा होगा, धीमी गति से होगा या एक प्रॉपर वे में होगा, लेकिन कोई इमरजेंसी आया है तो उसका तुरंत टेकअप करते हैं। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी स्पेशल स्टेट वाला दर्जा राज्य रहेगा उसकी जो राशि मिलेगी, उसका जो फ्लो होगा बहुत तीव्र गति होगा, यानी उसके फाइल में डिटेल नहीं किया जाएगा। जल्दी देना है हिमाचल को पैसा, जल्दी देना है अरुणाचल को पैसा, क्योंकि वो राज्य कैसा है, भौगोलिक अलगाव से जुड़ा हुआ है, दुर्गम क्षेत्र में है, कठिन स्थिति में है, तो उसको देंगे तो अपने विकास को अग्रसर भी करेगा या अपने अस्तित्व को बचाएगा भी। और किसके लिए दे रहा है? ये ढांचागत विकास के लिए, यानी जो पैसा मिलता है वो पैसा कैसा है, ढांचागत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए। एडवर्टीजमेंट देके चेहरा चमकाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा यहाँ। और उससे क्या दूर होगा? आर्थिक पिछड़ेपन, यानी जो इकोनॉमिक इनबैलेंस है उसको दूर करने का एक बड़ा आधार है। आज कैसे कहते हैं कि भाई आज जो है बिहार में हर एक बात में युवा उबाल में आता है रोजगार के मुद्दे पर। क्यों उबाल में आता है? कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन के क्या है, शिकार हैं। क्यों नहीं रोजगार से रिलेटेड गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में इस तरह की बात आती है? क्योंकि वहां रोजगार के कई ऑप्शन हैं, उस ऑप्शन को बच्चे वहां क्या कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या है, राज्य के विकास के लिए बजट समर्थन, यानी जो राज्य अपना बजट बनाता है उस बजट में ये स्पेशल स्टेट क्या करता है, उसको समर्थन करता है। आगे आ जाइए, तीसरा है कि राज्य में स्थापित होने वाले बड़े उद्योग के केंद्रीय कारक, यानी जो केंद्र सरकार कोई नॉर्म्स बनाई है, कोई पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में भी मदद करती है। मान लो कोई ऐसा पॉलिसी बनाई है कि कोई प्रोजेक्ट जो लगना है, बिजली का प्रोजेक्ट है या औषधि से रिलेटेड है या लेदर से रिलेटेड है, कि भाई उसमें 10 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन जैसे ही स्पेशल स्टेट को ये कॉन्सेप्ट जाएगा तो उसमें उसको कुछ छूट मिलेगा, कुछ ढिलाई होगा। वो छूट टैक्स के रिलेटेड हो सकता है, वो छूट भाड़ा से रिलेटेड हो सकता है, ऐसी कोई छूट दिया जाएगा। केंद्रीय नीति में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि व्यापक प्रभाव पड़े, यानी बिजली के विकास के लिए कोल संपर्क,
यानी कैसे, मान लो बिजली बनना है तो अपने यहाँ जो बिजली का अधिकतम उत्पादन होता है वो थर्मल पावर से होता है। तो जहां बिजली के संयंत्र लगे तो उसको कोल का लिंकेज मिले, यानी कोयला कहां से मिलेगा ये लिंकेज कर दिया जाए, जिससे उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। देखो केंद्र सरकार जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जितना भी बजट बनता है तो उस 100% में से 30% जो है वो स्पेशल स्टेट वाले दर्जा को लिए निश्चित रहेगा। ये बड़ा बात है, यानी बजट का आकार जितना बड़ा होगा उसमें से 30% किसके लिए रिजर्व किया जाएगा, 30% स्पेशल स्टेट दर्जा वाले राज्य के लिए रिजर्व रहेगा, उस पैसा को छू नहीं सकते हैं। और बड़ा क्या बात है कि जो योजना मद और नियोजित प्लान एक्सपेंडिचर पर जो धन खर्च नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, वो पैसा क्या है, लैप्स नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझना है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर जो 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें जो भी पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं करते हैं तो जो स्पेशल स्टेट दर्जा प्राप्त नहीं है वो पैसा क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने में बिहार नंबर 1 है, खर्च ही नहीं कर पाते हैं पैसा। खर्च करने के लिए प्लान होगा ना, विदाउट प्लान आप कहां खर्च करेंगे, जब तक उस पर काम नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे आप किताब खरीद लीजिए, नोट्स खरीद लीजिए, कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट के पैकेज खरीद लीजिए और आपको कंजम्पशन करने की कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यह एक बड़ा बात है कि वो पैसा लैप्स नहीं होता है स्पेशल स्टेट में, वो पैसा आप अगले फाइनेंशियल ईयर में भी क्या कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को उत्पादन कर, सीमा कर, निगम कर, आय कर, इन सब में भी क्या दी जाती है, भारी छूट प्रदान की जाती है, जिससे उद्योगपति प्रोत्साहित होकर यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। जैसे इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, बिल्डिंग पे काम करेंगे, तकनीक पे काम पड़ेंगे, तो आसपास का भी क्या होगा, विकास होगा। आज कैसे इथेनॉल का प्लांट कहीं लग रहा है, पेप्सी का प्लांट कहीं लग रहा है, तो उस आसपास में पहले इंफ्रा पे काम हुआ होगा, तो मजदूर को काम मिला होगा, मिस्त्री को काम मिला होगा, कारपेंटर को काम मिला होगा, यानी वहां काम क्या है, कुशल और अकुशल लोगों को भी काम मिलना प्रारंभ हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किन किन राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है, उसको टू द पॉइंट देखते हैं। एक तरफ हम लोग देखते हैं क्रम संख्या, यानी अभी तक जो है अभी तक 6 बार भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परिषद से जो बैठक हुआ उसमें 6 बार, ये क्रम जो देखना है इसको समझना है कि ये 6 बार विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी तक कितनी बार निर्णय लिया गया, तो निर्णय जो है 6 बार लिया गया। अब पहला जो निर्णय लिया गया है, खूब एग्जाम में पूछा है, पीटी में पूछा है, पीसीएस के पीटी में, यूपीएससी के पीटी में, बाकी स्टेट के परीक्षाओं में, कि ये पहला निर्णय लिया गया वो 1969 को 3 राज्यों को, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। अब मान लीजिए आज के डेट में ये राज्य नहीं है, ये यूटी हो गया है, लेकिन उसको सुविधा है। क्लियर, ये 1969 में। आप देखिए यहाँ जो असम है, फिर आ जाइए यहाँ नागालैंड है, और यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर है, इसको पहली बार मिला 1969 में। परीक्षा में ऐसे पूछता है कि पहली बार कब मिला, तो 1969 में। कितने राज्यों को मिला, तो 3 राज्यों को मिला। दूसरी बार जो निर्णय लिया गया कब लिया गया, 1971 में। और किस राज्य को दिया गया, हिमाचल प्रदेश को। देखिए यहां पर है ये हिमाचल प्रदेश। फिर तीसरी बार कब निर्णय लिया गया, 1972 में। ये देखिए तीनों राज्य, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा,
ढूंढिए यहां पर, ये देखिए यहां मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। और चौथी बार कब लिया गया? 1975-76। आठवां राज कौन था? सिक्किम। ये छोटा सा राज, बड़ी शांति प्रिय राज है, देखिए यहां सिक्किम, चीन के बॉर्डर से लगा हुआ। और नेक्स्ट पांचवा कौन सा है 87-88 में? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहां मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे यहां मिजोरम, सब जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और अंतिम है वर्ष 2000 में उत्तरांचल, यानी ये अब ये उत्तराखंड जैसा राज्य है, ये यहां पर देखिए उत्तराखंड। यानी ये 11 राज्य हैं जो निर्णय 6 बार में लिया गया, उसको क्या मिला? स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला। यहां प्रश्न पूछता है कई बार कि क्या सेवन सिस्टर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला? तो आप इसमें से ढूंढिए कि कौन कौन से राज्य को स्पेशल सेवन सिस्टर कहा जाता है। देखिए यहां असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं, इनके कल्चर, रहन सहन, भौगोलिक स्थिति सब एक जैसा है, इसलिए इसको सेवन सिस्टर, 7 बहनें जैसा नाम दिया गया है। खूब एग्जाम में पूछता है ये। और बाकी जो 4 राज्य हैं उनको मिला के ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। अब आपके मन में हो रहा होगा कि क्या बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? तो जो केंद्र सरकार के मापदंड है, जो योजना आयोग के मापदंड है, उस मापदंड पे तो हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि घर में मान लीजिए कोई टॉप किया है तो मिठाई तो उसके नाम पे आया है, लेकिन उसी घर में कोई मान लीजिए पिछड़ गया है, 2nd डिवीजन से पास किया है, 3rd डिवीजन से पास किया है, तो क्या मिठाई उसको नहीं मिलता है? क्या उसको भी देते हैं प्रोत्साहन के रूप में। योग्यता तो नहीं रख रहा है, लेकिन उसको देते हैं कि भाई वो भी आगे बढ़े। कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या है कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो बिहार को छोड़ के बन जाएंगे क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़ के बन जाएंगे क्या? झारखंड को छोड़ के बन जाएंगे क्या? और आपके भी मन में हो रहा होगा कि भाई बिहार में कई इस तरह की विषम परिस्थितियां हैं, तो ऐसे स्थिति में हम एक इसका नाम डाले कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का आधार, यानी उस मापदंड पे तो नहीं आते हैं। तो बाकी लेकिन क्या क्या हम में कमियां हैं, क्या क्या विषमता है जिसके बेस पे हमको मिलना चाहिए। स्पेशल स्टेट नहीं भी मिले तो कुछ ऐसी सुविधाएं मिले, कुछ ऐसे फैक्टर मिले जिससे कि हम आगे बढ़ सके, हम दौर में शामिल हो सके, बीमारू रास्ते से आगे बढ़े। तो देखिए पहला कि विभाजन के बाद, यानी बिहार जो विभाजन होता है, बिहार का जो विभाजन, झारखंड चला गया, हमसे खनिज उत्पादन वाला जो क्षेत्र था वो अलग बट गया। मतलब बाबा वैद्यनाथ भी, यानी बाबा शंकर भगवान भी झारखंडी हो गए। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है कि कुल खनिज संपदा का 6%, यानी 6% भाग ही किसको मिला? बिहार को। और यहां 94% भाग किसको चला गया? झारखंड को मिल गया। सोचिए कैसा बंटवारा हुआ। ये बंटवारा तो व्यवहारिक नहीं हुआ, सैद्धांतिक बंटवारा तो हो गया। कहीं ना कहीं इसका हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये एक बड़ा बात। दूसरा, विभाजन के बाद बिहार में कुल वन संपदा का मात्र 21% हमको मिला। जनसंख्या जो है हमको 2/3 से ज्यादा मिल गया, और वन कितना मिल रहा है? मात्र 21%। यानी ऑक्सीजन लेने वाले लोग, यानी मानव, उसकी संख्या बिहार को ज्यादा मिला, और ऑक्सीजन देने वाला क्षेत्र यानी जंगल किसको मिल गया? झारखंड को मिल गया। अब तेरे मन में हो रहा होगा कि झारखंड के जो पेड़ पौधा है वो ऑक्सीजन रोक लेंगे। अरे ऑक्सीजन तो वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वन के जो उत्पाद है वो तो झारखंड का हो गया। आगे आइए, एक सबसे बड़ा विडंबना देखिए, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, लेकिन विडंबना क्या है कि 38 जिला में से 28 जिला हमारा जो है बाढ़ प्रभावित है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हम कृषि प्रदेश हैं और उसमें से 38 में से 28 जिला मेरा बाढ़ में ही बह जाता है। अभी मानसून स्टार्ट है, अभी छोटी नदियां उफान पे हैं,
अभी कोसी, बागमती, गंडक तो अभी शांत हैं, अभी उनका उफान आना बाकी है। तो कितना नुकसान ये पहुंचाता है, जो लोग उस इलाके के होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन एक विडंबना देखिए कि देश का जो कुल बाढ़ प्रभावित इलाका है, खूब परीक्षा में पूछता है, वो 16% बिहार में है। यानी देश में जितना बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका 16% इलाका ही भारत में है, सॉरी बिहार में है। अभी आप देख रहे होंगे ना कि असम का इस बाढ़ में कितना बुरा हाल है। 55 से 60 लाख जनसंख्या जो है वहां प्रभावित है। कई ऐसे जिले हैं जहां 10-10 फुट पानी लगा हुआ है। यहां पर हमको देखना है कि 16% जनसंख्या जो है बिहार की, भारत की जनसंख्या बाढ़ प्रभावित है, वो बिहार में निवास करती है। लेकिन हमारा जो नुकसान है वो कितना है, 56%। ये देखिए कितना जबरदस्त डाटा है। पूरे भारत का 16% बाढ़ वाला इलाका कहां पे है, तो बिहार में है। लेकिन पूरे बाढ़ से जो नुकसान है वो कितना है, 56.5% जो है वो बिहार में है। यानी हम कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछड़े हुए हैं, सूचना तंत्र पे पिछड़े हुए हैं। इस पे कोई काम हमारा नहीं है कि बाढ़ आता है और हमको नुकसान पहुंचा के चला जाता है। जबकि बाढ़ के बारे में कहा जाता है ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में भी कि बाढ़ वरदान भी है और अभिशाप भी है, अपने साथ कई चीज लेके भी आता है। नेक्स्ट, चौथा जो महत्वपूर्ण आधार है कि मानसून की बेरुखी के कारण, यानी अगर मानसून नाराज हमसे हो जाता है तो पूरा बिहार जो है सूखाग्रस्त हो जाता है। कैसे पूरे जून भर खास करके दक्षिण बिहार में मानसून रूठा हो रहा है। एक समय आया था वर्ष 2010 में कि संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। यानी इसको कंपेरिजन कीजिए कि बाढ़ आता है तो 38 में 28 जिला पानी में बह जाता है या प्रभावित करता है, और जब सूखा होता है तो पूरा का पूरा सूखाग्रस्त अब घोषित करना पड़ता है। तो इस विषम परिस्थिति वाले राज्य को स्पेशल एड दिया जाए या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और नेक्स्ट, बिहार की 80% आबादी जो है किस पे आधारित है, या तो वो कृषि पे आधारित है और नहीं तो कृषि से संबंधित उद्योग, कुटीर उद्योग पर आधारित है। और इसका है क्या, जीडीपी में जो हिस्सा है मात्र 30% है। यानी आबादी लगी हुई है 80% और जो इनकम हो रहा है वो कितना हो रहा है, मात्र 30%। ये कितना बड़ा गैप है, इस गैप को तोड़ना होगा। यानी इस 80% आबादी को कहां सेट करना होगा, या तो इसको सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग में। जब तक ये काम हम नहीं कर पाएंगे तब तक बिहार जो है विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। आज जो है सैयद शाहनवाज हुसैन को जो मंत्रालय दिया गया है, केंद्र से बुलाकर मंत्रालय दिया, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनको बिहार में लाया गया। क्यों लाया गया, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उसका लाभ बिहार को मिले और कुछ हद तक मिल रहा है। थोड़ी स्थितियां बदली है लेकिन अभी भी काम करना क्या है, बहुत बाकी है। और संपूर्ण भारत का जो है मात्र 15% जो है कृषि से आता है और यहाँ 30%, यानी एक बड़ा गैप है। तो ये एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक विषय था जो स्पेशल स्टेट का दर्जा से रिलेटेड। इस टॉपिक्स पे आज इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे फिर। थैंक्स।